डेली पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज का सवाल हमारा ये है आयोग से संबंधित, जैसे कोठारी आयोग, धर आयोग, जौहरी आयोग, दासगुप्ता आयोग। सवाल ये है कि किस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं करने की सलाह दी थी, क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकता था और यह प्रशासनिक दृष्टि से भी असुविधाजनक था। तो ये आप लोग लगाते रहिए। फिलहाल हम सीरियल वाइज देखते हैं स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में कौन कौन से आयोग प्रमुख रूप से बनते हैं। सबसे पहली बात करते हैं तो धर आयोग 1948 में बनता है। आराम से पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, पूरी तरीके से कनेक्ट कर लेंगे। धर आयोग 1948 ये भाई साहब क्यों बनता है बताइए, अगर आपको जानकारी है तो बता सकते हैं। इसके अध्यक्ष थे एस के धर, और आजादी के तुरंत बाद भाषाई जो भाषा देखो, भाषाई आधार यानी होता है कि जैसे महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, कन्नड़, साउथ में कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, आंध्र प्रदेश। तो ये सारे राज्य राष्ट्र सब अलग अलग भाषाओं के रहे हैं। तो जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिली तो उसमें कुछ लोगों ने कहा कि भाई हमारा राज्य तेलुगु ज्यादा अच्छा बोलता है, तो हम तेलुगु वासी हैं, हमारा राज्य अलग कर दीजिए। कुछ मराठी थे तो मराठी कह रहे हैं कि हमारा राज्य अलग कर दिए। सब चारों तरफ चलने लगा ये सब आजादी के जस्ट बाद ही। तो ये आयोग इसी की जांच करने के लिए बना था, क्या ये सही मांग है। तो इसकी मुख्य सिफारिशें ये थी कि भाई भाषाई आधार पर राज्यों का गठन तो नहीं होना चाहिए। तो आपका जो हमारा उत्तर था यही था कि धर आयोग ने कहा कि भाषाई आधार पर गठन तो नहीं होना चाहिए। इससे क्या नुकसान हो जाएंगे? इससे ये हो जाएगा कि राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकता है। उस समय उनको लगा कि राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकता है, और क्या हो सकता है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से असुविधाजनक भी होगा, इसलिए भी नहीं मान रहे थे। आर्थिक व सुरक्षा पहलुओं को भी अनदेखी किया जाएगा, इसलिए ये कहा कि ना, नहीं हो सकता, भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं करना चाहिए। कुछ टाइम बीता और उसके बाद दूसरा आता है, यानी दूसरी समिति आती है जेवीपी समिति। ये भी 1948 में ही बनी थी। इसका रीजन ये था क्योंकि बहुत ज्यादा तेज मांग होने लगी थी, तो फिर जवाहरलाल नेहरू जे हो गए, ये हो गए वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। तो इन्होंने इस धर आयोग की सिफारिश, वो समीक्षा के लिए ये हुआ था कि धर आयोग की समीक्षा के लिए ये समिति गठित की गई थी। ठीक है, ये समिति समीक्षा के लिए, समीक्षा। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने सुझाव दिया कि भाई साहब, सुझाव दिया कि भाषाई राज्यों का समर्थन नहीं करेंगे, एकता को प्राथमिकता दी। इन्होंने भी राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी। राष्ट्रीय एकता के आधार पर उन्होंने कहा कि भाई राष्ट्रीय एकता विखंडित होगी, इसलिए इन्होंने भी माना कि भाषाई राज्यों का समर्थन नहीं। इसके बाद तीसरी बात आते हैं, थर्ड समिति जो बनती है वो बनती है, थर्ड समिति नहीं है, ये एक आंदोलन है, एक व्यक्ति ने खड़ा किया था। मतलब ये दोनों के बाद उनको लगा कि अब बहुत हो गया, अब हमें अपने जो भाषा बोलने वाले हैं उनके लिए तो हमको एक राज्य चाहिए। तो आंध्र आंदोलन खड़ा करते हैं, आंदोलन। तो ये क्या था भाई, ये बैकग्राउंड इवेंट था, 1952 की बात है। एक थे पोट्टी श्री रामालू, एक व्यक्ति का नाम है, साउथ में नाम ऐसे ही होते हैं, पोट्टी श्री रामालू, रामुलू। ये अनशन पे बैठे, और अनशन पे बैठे, सरकार ने नहीं सुना और अनशन पे बैठे बैठे इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, तब इसका प्रभाव, यानी इनके आंदोलन का प्रभाव पड़ा। प्रभाव क्या पड़ा कि भाई केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या की,
जो कि क्या बताई कि भाषाई राज्यों का मुद्दा दोबारा तेज हो गया है, तो हम एक आयोग बनाएंगे। तो इनके बाद ये तो पोटी श्री रामालू अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, क्योंकि इसी के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आयोग का गठन किया, वो था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, देखो सीधे कनेक्ट करते रहो क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। ये होता है 1953 से 1955 के बीच में फजल अली आयोग बनता है, और इसके अध्यक्ष फजल अली होंगे। जाहिर सी बात है, पहले नाम से ही बनता था, तो फजल अली इसके अध्यक्ष रहे हैं भाई। और सदस्य की बात करें तो इसमें कुल मिला के 3 सदस्य एक अध्यक्ष थे, प्लस एक सदस्य और थे, क्या था, के एम पणिक्कर पडिक्कर के एम पडिक्कर नाम था, और दूसरे सदस्य का नाम था एच एन कुंजुरु। ये तीनों लोगों को मिलाकर ये समिति, ये आयोग बनता है। तो भाषा को मुख्य आधार माना जाए, इन्होंने कहा था कि भाषा को तो मुख्य आधार माना जाए, लेकिन एकमात्र आधार नहीं। ठीक है, मुख्य आधार तो माना जाए, लेकिन एकमात्र नहीं कि ये कहो कि केवल भाषाई लोग ज्यादा हैं इसलिए हम भाषा आधार पे बना देंगे, ऐसा नहीं। तो आधार क्या होना चाहिए? एक तो भाषा होनी चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा होनी चाहिए, प्रशासनिक सुविधा होनी चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए भाई, आर्थिक व्यवहार्यता, मतलब इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, आर्थिक रूप से फायदेमंद रहे, और राष्ट्रीय एकता को खंडित न करे, राष्ट्रीय एकता बनी रहे। तब तो मान सकते हैं कि भाषाई आधार पर ठीक है। तो फजल अली ने कहा कि आधार जो है भाषा हो सकता है, लेकिन केवल एकमात्र दोनों नहीं रहेगा, एकमात्र यही आधार माना जाए ये नहीं ठीक है। उसमें प्रशासनिक सुविधा भी देखनी है, आर्थिक दृष्टि से देखनी है, राष्ट्रीय एकता भी देखनी है। तो सबसे महत्वपूर्ण आयोग यही माना जाता है, और इसी के आधार पर इन्होंने सुझाव तो दे दिया, लेकिन इसके आधार पर एक बनता है राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है। इन्हीं के आधार पर, इन्हीं सुझावों के आधार पर आता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। पुनर्गठन अधिनियम कब आता है? 1956 में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहीं से ज्यादातर सवाल आते हैं कि भाई इन्होंने कितने राज्यों में बांटा। तो परिणाम ये हुआ कि भारत के राज्यों की विस्तृत भाषाई पुनर्गठन किया, और इन्होंने 14 राज्य प्लस 6 यूटी में इसको बांट दिया, पूरे भारत को। उस टाइम इतना था। तो इस तरीके से राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 14 राज्य और 6 यूटी में बांटा गया। अब आप बता सकते हैं, क्या आपको पता है कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा शाह आयोग देखते हैं। हाँ, पहले ये देख लें, कोठारी आयोग हमारे ऑप्शंस में ही है। कोठारी आयोग की स्थापना होती है, स्थापना क्या, गठित किया जाता है 1964 से 1966 के बीच में। ये एक शिक्षा पे आधारित होता है। DS कोठारी साहब इसके अध्यक्ष होते हैं। और 10+2+3 जो आज अभी इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पहले, तो हाई स्कूल, इंटर और 3 साल ग्रेजुएशन, तो ये यहीं से आया था। और इसी को आधार मानते हुए, बहुत मजबूत आधार था ये, तो 1968 की जो शिक्षा नीति आई थी वो कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन के सॉरी के आधार पर ही शिक्षा नीति तैयार की गई थी बाद में। ठीक, और इसमें दासगुप्ता, एक और है दासगुप्ता जौहरी आयोग। तो ऐसा जौहरी अलग से कोई नहीं है, दासगुप्ता आयोग है। दासगुप्ता आयोग 1949 में प्रेस से रिलेटेड है ये। ठीक, प्रेस से रिलेटेड है। न्यायमूर्ति GS दासगुप्ता, GS दासगुप्ता रहे हैं। इनका उद्देश्य ये था कि भाई प्रेस, जो स्वतंत्र भारत में प्रेस की स्थिति का अध्ययन करना है, और प्रेस की स्वतंत्रता
और जिम्मेदारी तय करना, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी तय करना है कि भाई प्रेस कैसे काम करेगी। तो दासगुप्ता का सुझाव था कि प्रेस की स्वतंत्रता अनिवार्य है, प्रेस की स्वतंत्रता अनिवार्य बताया। और प्रेस परिषद की अवधारणा इन्होंने दी, प्रेस परिषद की अवधारणा इन्होंने ही दी थी, और मोनोपोली पर रोक लगाने की बात इन्होंने की थी। इसके अलावा एक, हाँ, दो और बात कर लेते हैं। एक तो शाह आयोग था, शाह आयोग की बात करेंगे अगर, तो ये शाह आयोग समझ जाइए, ये होता है 1966 में। इन्होंने, जेपी शाह थे इसके, जेपी शाह इसके अध्यक्ष रहे हैं, और उद्देश्य था कि पंजाब का पुनर्गठन करना, और इसी पुनर्गठन करना, अब इसी के आधार पर पंजाब और हरियाणा विभाजित हुआ था, पंजाब और हरियाणा। एक और था, हाँ, हालांकि वो आयोग नहीं था, एक्ट के द्वारा बॉम्बे को 1960 में विभाजित किया जाता है। बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशनल एक्ट होता है, उसमें ऊपर गुजरात, गुजरात को गुजरातियों से, गुजराती भाषा से अलग कर दिया, और मराठा, मराठी भाषा से महाराष्ट्र, मराठी भाषा भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र। ये कब किया? 1960 में। पंजाब का पुनर्गठन 1966 में। तो एक बार शुरू से रिवाइज कर लो, फटाफट देख लो, जल्दी से हमारा काम हो जाएगा। कि स्वतंत्रता मिलती है हमको 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद 1948 में धर आयोग आता है। इसके धर होते हैं राष्ट्रीय एकता को खतरा बनाकर मना कर देते हैं कि भाई भाषाई आधार पर इसको नहीं गठित करना चाहिए। और दूसरा फिर जेपीवी समिति 1948 आती है। जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी मतलब वल्लभ भाई पटेल, और पी मतलब पट्टाभी सीतारमैया। धर आयोग की समीक्षा करता है, सुझाव इन्होंने भी दिया कि ना, नहीं करना चाहिए भाई साहब, ये तो ठीक नहीं है, राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता देनी चाहिए पहले। तो आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति होते हैं श्री पोट्टी श्री रामुलु, अनशन पर बैठते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका प्रभाव सेंट्रल गवर्नमेंट पर पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट फजल अली आयोग 1953 से 55 गठित करती है। ये इंपॉर्टेंट आयोग है, और इसके सदस्य पूछे जाते हैं। अध्यक्ष तो फजल अली थे, के एम पडिक्कर कौन थे, इसके सदस्य थे, और एच एन कुंजरू भी इसके सदस्य थे, यानी 3 सदस्यीय था। भाषाई के आधार पर इन्होंने मुख्य आधार माना, लेकिन कहे कि सिर्फ एकमात्र आधार नहीं होना चाहिए कि भाई हमको भाषा आधार पे अलग कर दो तो अलग मान जाएंगे। उसके अलावा उनको देखना पड़ेगा कि प्रशासनिक सुविधाएं होनी चाहिए, आर्थिक रूप से कोई नुकसान खास न हो, राष्ट्रीय एकता विखंडित नहीं होनी चाहिए। ये इन्होंने सुझाव दिया। इसी सुझाव के आधार पर आगे राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम आता है 1956 में, जो भारत को 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड करता है। इसके बाद देखें हमने कोठारी आयोग, कोठारी आयोग 1964 से 66 बनता है, और 10+2+3 की अवधारणा यहीं से आई थी, जो कि 1968 में प्रथम जो शिक्षा नीति थी उसको यहीं से प्रभावित था। धर आयोग इसका आंसर हो गया। दासगुप्ता आयोग की बात प्रेस से है, अगर कोठारी आयोग करेंगे तो शिक्षा, और दास आयोग करेंगे तो प्रेस। प्रेस 1949 में जी एस दास थे, और इन्होंने बताया कि प्रेस की स्वतंत्रता अनिवार्य है, और स्वतंत्र भारत में प्रेस की न्यायमूर्ति जी एस दासगुप्ता ने प्रेस और समाचार पत्रों में स्वतंत्र भारत में प्रेस की स्वतंत्र स्थिति का अध्ययन करने के लिए और सिफारिश इनकी थी कि प्रेस की अनिवार्य स्वतंत्रता अनिवार्य हो। प्रेस परिषद, हाँ, प्रेस परिषद की अवधारणा इन्होंने दी, और मोनोपोली पर रोक लगाए। शाह आयोग था 1966 में, जिन्होंने जेपी शाह थे, पंजाब और हरियाणा को अलग कर देते हैं। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र को अलग कर देते हैं। इस तरीके से हमारा आज का सवाल, आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए।